इस अध्याय का नाम है पशुओं में जीवन प्रक्रियाएं, जिसमें यह बताया गया है कि जीवित प्राणी कैसे जीवित रहते हैं। चरण 1, पोषण और मानव पाचन तंत्र। भोजन जीवन के इंजन को ऊर्जा देता है। पोषण में जटिल भोजन को सरल रूपों में तोड़ना शामिल है। यह प्रक्रिया, जिसे पाचन कहते हैं, आहार नली में होती है, जिसमें यकृत और अग्न्याशय जैसी ग्रंथियां सहायता करती हैं। आइए इस यात्रा का पता लगाते हैं। पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। दांत भोजन को चबाते हैं और लार में मौजूद एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, इसीलिए रोटी चबाने के बाद मीठी लगती है। अब अगला है ग्रसनी, इसोफेगस। यह लचीली नली मुंह को पेट से जोड़ती है। यह भोजन को नीचे धकेलने के लिए पेरिस्टाल्सिस नामक तरंग जैसी मांसपेशीय संकुचन का उपयोग करती है। पेट में अम्लीय रस भोजन को मथते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बैक्टीरिया को मारता है, जबकि पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ना शुरू करता है। ये एक शक्तिशाली मिक्सर की तरह काम करता है। छोटी आंत पोषक तत्वों की शक्ति का केंद्र है। यहाँ यकृत से निकलने वाली पित्त और अग्न्याशय के रसवसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पूरी तरह से तोड़कर ऐसी ऊर्जा में बदल देते हैं जिसे हम उपयोग कर सकते हैं। यह अवशोषण विली के माध्यम से होता है, जो छोटी उंगली जैसी संरचनाएं हैं और सतह क्षेत्र को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। ये पोषक तत्वों का 95% सीधे रक्त में अवशोषित कर लेती है। फिर बड़ी आंत शेष बचे पदार्थ से पानी और लवण को अवशोषित कर उसे ठोस अपशिष्ट में बदल देती है। फाइबर यहाँ चीजों को गतिमान रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। याद रखें, अपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का संतुलन बनाए रखें। धीरे धीरे चबाएं और अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए हाइड्रेटेड रहें। पहला चरण शरीर को ऊर्जा देता है। अब बारी है श्वसन की। मानव पाचन एक चमत्कार है, लेकिन प्रकृति आहार और परिवेश के अनुसार प्रणालियों को ढालती है, जैसे शाकाहारियों, मांसाहारियों और सर्वाहारियों के लिए अलग अलग रसोई। संरचना पोषक तत्वों के निष्कर्षण को अनुकूलित करने के लिए बदलती है। इसे विकास ने आकार दिया है। घास खाने वालों को सेल्यूलोज तोड़ने वाले एंजाइम चाहिए। शिकारी जीवों की आंतें तेज होती हैं। मांसाहारियों की आंतें प्रोटीन के लिए छोटी होती हैं, जबकि सर्वाहारी जैसे इंसान की आंतें मध्यम लंबाई की होती हैं। पर्यावरण भी मायने रखता है। ध्रुवीय भालुओं को वसायुक्त आहार चाहिए, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रेशेदार भोजन मिलता है। जुगाली करने वाले जानवर जैसे गाय और भैंस घास पर विशेष 4 कक्षीय पेट के जरिए जीवित रहते हैं। वे घास को आंशिक रूप से चबाकर उसे रूमेन में निगल लेते हैं, जो सबसे बड़ा कक्ष है और एक गाय में 150 लीटर तक घास रख सकता है। रूमेन में अनारोबिक बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट सेल्यूलोज का किण्वन करके वाष्पशील वसीय अम्ल जैसे एसीटेट ऊर्जा के लिए बनाते हैं। यह सहजीवी संबंध उन्हें वह पचाने की क्षमता देता है जो हम नहीं पचा सकते। बाद में वे जुगाली कड़ को वापस मुंह में लाकर अच्छी तरह चबाते हैं, जिसे जुगाली प्रक्रिया कहा जाता है। वे दिन में 2 से 3 बार जुगाली करते हैं, जिसमें क्षारीय लार मिलाकर पाचन को और बेहतर बनाते हैं। यात्रा आगे बढ़ती है। रूमेन और रेटिकुलम किण्वन करते हैं, जिससे गैसें निकलती हैं। उमासम पानी को अवशोषित करता है और भोजन को पीसता है। अंत में एबोमासम असली पेट की तरह काम करता है, जिसमें प्रोटीन पाचन के लिए अम्ल और पेप्सिन होता है। ओडिशा जैसे स्थानों में गांव के भैंसें धान की पराली जुगाली करती हैं, जिससे दूध की पैदावार बढ़ती है। यह दक्षता उन्हें सेल्यूलॉइड से 70% ऊर्जा निकालने की क्षमता देती है, जबकि इंसान को 0 मिलती है। हालांकि इस किण्वन से मीथेन गैस बनती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। अब चारे में ऐसे तत्व मिलाए जा रहे हैं जिनसे इन उत्सर्जनों को 30% तक घटाया जा सके। अब आइए पक्षियों पर नजर डालते हैं। उनके पास दांत नहीं होते, इसलिए वे यांत्रिक रूप से चबा नहीं सकते। इसके बजाय प्रकृति ने उन्हें एक पेशीय कक्ष दिया है, जिसे गिजार्ड कहा जाता है। पक्षी अक्सर कंकड़ या छोटे पत्थर निगल लेते हैं। ये गिजार्ड में रहते हैं और मोटी दीवारों और लयबद्ध संकुचन के साथ मूसल और ओखली की तरह भोजन को पीसते हैं और बीजों को चूर चूर कर देते हैं। चोंच से भोजन पहले फसल क्रॉप में जाता है, जहां वह भीगता है, फिर एंजाइम्स के लिए प्रोवेंट्रिकुलस में जाता है। इसके बाद गिजार्ड एक यांत्रिक चक्की की तरह काम करता है। फिर अंत में अवशोषण से पहले कबूतरों को देखें, जो अपने बच्चों के लिए क्रॉप मिल्क बनाते हैं, या उड़ान के लिए अनुकूलन को देखें, एक हल्का फुल्का तंत्र जो उच्च चयापचय दर के साथ जुड़ा है, जो स्तनधारियों की तुलना में 2 गुना है। इनकी तुलना करने से हमें अनुकूलन की एक झलक मिलती है। गायों के पास एक विशाल रूमेन होता है और पाचन में 70 से 100 घंटे लगते हैं, जबकि पक्षी गिजार्ड पर निर्भर रहते हैं और भोजन को जल्दी 2 से 4 घंटे में पचा लेते हैं। वैश्विक स्तर पर यह 200 मिलियन मवेशियों और विशाल पोल्ट्री आबादी का समर्थन करता है।
यह एक विशाल पारिस्थितिक जाल है जहां जुगाली करने वाले जानवर वह चीजें पुनः चक्रित करते हैं जो हम नहीं खा सकते, और पक्षी बिना दांतों के भी फलते फूलते हैं। प्रकृति की विविधता अनंत है, कोआला के यूकेलिप्टस बचाने से लेकर वैम्पायर चमगादड़ों के एंटीकोएगुलेंट्स इस्तेमाल करने तक। इन आहार आधारित संरचनाओं को समझना हमें जीवन की जटिलता की सराहना करना सिखाता है। सांस लो, छोड़ो, यही जीवन की लय है। हम मिनट में 15-20 बार सांस लेते हैं, जो दिन भर में 11,000 लीटर हवा है, पर फेफड़े आधी कहानी है। सांस लेना हवा के आदान प्रदान की क्रिया है। श्वसन वह प्रक्रिया है जहां ऑक्सीजन से ग्लूकोज तोड़कर एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रिया भौतिकी पर आधारित है। बॉयल नियम के अनुसार दाब और आयतन संबंधित हैं। छाती फैलने पर दबाव कम होता है और हवा अंदर भर जाती है। डायाफ्राम नीचे खिसककर समतल हो जाता है। पसली मांसपेशियां बाहर उभरती हैं। छाती का आयतन 50% बढ़ जाता है, जिससे हवा अंदर आती है। एथलीट और यौगिक प्राणायाम के अभ्यासकर्ता इसका उपयोग सहन शक्ति के लिए अधिकतम सांस लेने के लिए करते हैं। वे अपनी फेफड़ों की क्षमता औसत से कहीं अधिक बढ़ा सकते हैं। सांस छोड़ना इसका उल्टा है। डायाफ्राम आराम की स्थिति में ऊपर उठकर गुंबद का आकार ले लेता है और पसलियां अंदर की ओर खिसकती हैं। आयतन घट जाता है, दबाव बढ़ जाता है और CO2 बाहर धकेल दी जाती है। सामान्य विश्राम की स्थिति में ली गई सांस को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जो लगभग 500 मिलीलीटर होती है। लेकिन गहरी सांसें आपकी वाइटल कैपेसिटी का उपयोग करती हैं, जो एथलीट्स के लिए लगभग 5 लीटर तक हो सकती है। हमारे अंदर गहराई में 300 मिलियन एल्वियोली होते हैं। इनका सतही क्षेत्रफल लगभग 100 वर्ग मीटर है, जिससे गैसों का आदान प्रदान अधिकतम होता है। यह एक चमत्कारी बाजार है। ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में फैलती है और हीमोग्लोबिन से बंध जाती है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में जाती है ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। अब रसायन विज्ञान की बात करते हैं। समीकरण है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बनती है। यह एरोबिक प्रक्रिया प्रति ग्लूकोज अणु पर 38 एटीपी अणु उत्पन्न करती है। यह कई चरणों में होता है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र, जो कोशिका का पावर हाउस है। पर्यावरण की भूमिका बहुत बड़ी है। भुवनेश्वर या औद्योगिक पारादीप जैसे स्थानों पर प्रदूषण कार्य क्षमता को कम कर सकता है। चक्रवातों के दौरान अधिक आर्द्रता भी हमारे सांस लेने के तरीके को प्रभावित करती है। हमें इस प्रणाली की रक्षा करनी चाहिए। दमा सांस नली सिकोड़ता है। धूम्रपान एम्फीसीमा से एल्वियोली नष्ट करता है। एनीमिया भी ऑक्सीजन परिवहन रोकता है। बोतल गुब्बारे से फेफड़े का मॉडल बनाएं। डायाफ्राम रूपी नीचे की शीट खींचें और देखें गुब्बारे कैसे फूलते हैं। फेफड़ों की सेहत के लिए गहरी सांस और अनुलोम विलोम करें। प्रदूषण में मास्क पहनें। यह हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाकर ऊर्जा देता है। गहरी सांस लें, सक्रिय और जागरूक रहें। मानव फेफड़े हवा के लिए है और प्रकृति इस प्रक्रिया को हर जगह अनुकूल बनाती है। जल जीवों में काउंटर करंट, चिपचिपा विसरण और तैरते फेफड़े। जानवरों ने अपने अपने आवासों से ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अलग अलग अंगों को अनुकूलित किया है। मेटाबॉलिज्म के साथ ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ती है। पानी में गलफड़े और जमीन पर फेफड़े काम आते हैं। ओडिशा के वेटलैंड्स में मछली, मेंढक और हाथी अलग तरह से सांस लेते हैं। मछलियां पानी में घुले गैसों का आदान प्रदान करने के लिए गलफड़ों का उपयोग करती हैं। पंखदार मेहराबों में फिलामेंट्स और लैमेलाए होते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान के लिए विशाल सतह क्षेत्र बनाते हैं। इसे काउंटर करंट फ्लो कहा जाता है। पानी एक दिशा में बहता है, खून विपरीत दिशा में। यह एक ऐसा अंतर बनाए रखता है जिससे 90% ऑक्सीजन निकाली जा सकती है। चिल्का झील में रोहू मछली को ही लें। यह तैरते समय गलफड़ों पर पानी को धकेलने के लिए रैम वेंटिलेशन का उपयोग करती है। शार्क तैरने के लिए तैलीय जिगर का उपयोग करती हैं। केंचुए यह काम अलग तरीके से करते हैं। वे अपनी नम त्वचा से सीधे गैस विनिमय करते हैं। मिट्टी से ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 बाहर। इस श्वसन के लिए त्वचा का नम रहना जरूरी है। सूखने पर वे दम घुटने से मर सकते हैं। मानसून बाद खेतों में सक्रिय केंचुए मिट्टी उपजाऊ बनाते हैं।
मेंढक जैसे उभयचर दोहरी जिंदगी जीते हैं। टैडपोल्स गलफड़ों से, जबकि वयस्क मेंढक फेफड़ों और त्वचा दोनों से सांस लेते हैं। वयस्क मेंढक डायाफ्राम के अभाव में बक्कल पंप से हवा निगलते हैं, लेकिन पानी या कीचड़ में वे लगभग पूरी तरह से अपनी त्वचा के माध्यम से सांस ले सकते हैं। अधिकांश स्थलीय जानवर फेफड़ों का उपयोग करके वायु के पावर हाउस की तरह काम करते हैं। कीड़ों से लेकर हाथियों तक लक्ष्य कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को कुशलता से पहुंचाना है। कीड़े उन ऑक्सीजन ले जाने के लिए खून का उपयोग नहीं करते। उनके पास ट्रेकिया नामक छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो हवा को सीधे ऊतकों तक पहुंचाती हैं। यह निष्क्रिय विसरण उनकी वृद्धि की अधिकतम सीमा तय करता है। हाथियों जैसे स्तनधारियों के पास विशाल फेफड़े और डायाफ्राम होते हैं। हाथी की सूंड तो गहरे पानी में, जैसे सुंदरबन में, पार करते समय स्नॉर्कल की तरह भी काम करती है। पक्षी तो और भी अधिक कुशल होते हैं। उनके पास वायु थैलियाएं होती हैं जो एक दिशा में वायु प्रवाह की अनुमति देती हैं, जिससे वे उड़ान की उच्च ऊर्जा आवश्यकता के लिए कहीं अधिक ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। ये सब अंगों को उनके आवास के अनुसार ढालने की बात है। मछलियां पानी के लिए गलफड़े इस्तेमाल करती हैं, केंचुए मिट्टी के लिए त्वचा का उपयोग करते हैं और स्थलीय दैत्य शक्तिशाली फेफड़ों का। विकास एक कहानी कहता है। गलफड़े 500 मिलियन साल पहले प्रकट हुए, उसके बाद 370 मिलियन साल पहले उभयचर भूमि पर आए और फिर सरीसृपों के बेहतर फेफड़े विकसित हुए। आज इन प्रणालियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण मछलियों के गलफड़ों को जाम कर सकता है और सूखा उभयचरों की नम त्वचा के लिए खतरा बनता है, जिससे उन्हें ग्रीष्म निद्रा में जाना पड़ता है। आप खुद भी इसे देख सकते हैं। किसी गोल्ड फिश के गलफड़े के ढक्कन को फड़कते हुए देखें या देखें कि सूखी मिट्टी में केंचुओं की गतिविधि कैसे कम हो जाती है। प्रकृति की रचनाएं हर जगह हैं। हम तो प्रकृति की नकल भी करते हैं। स्कूबा गियर कृत्रिम गलफड़ों की तरह काम करता है और मेडिकल सीपैप मशीनें हवा पंप करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे मेंढक का बुकल पंप। समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान तक प्रकृति की सांसों की विविधता हमारे पारिस्थितिक तंत्रों को बनाए रखती है। इसे समझना हमें जीवन के जाल की सराहना करना सिखाता है। पचाई हुई दाल और सांस से लिया गया ऑक्सीजन डिलीवरी के बिना बेकार हैं। यहाँ प्रवेश करता है परिसंचरण तंत्र, शरीर का एक्सप्रेस कुरियर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटी आंत से पोषक तत्व और फेफड़ों से ऑक्सीजन हर कोशिका तक पहुँचे। यह ईंधन पंप करता है और कचरा जैसे CO2 और यूरिया ढोता है। बंद डबल सर्किट 1,00,000 किलोमीटर लंबी रक्त वाहिकाएं। दिल इस राजमार्ग का बॉस है। भारत में 20% लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। लौह समृद्ध रक्त सबसे महत्वपूर्ण है। दिल एक अथक पंप मिनट में 72 बार धड़ककर रोज 7,000 लीटर खून पंप करता है। मायोकार्डियम संकुचित होता है और चारों कक्ष तालमेल से काम करते हैं। दाहिना हिस्सा ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाता है। बायां हिस्सा ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। वॉल्व जैसे ट्राइकस्पिड और माइट्रल यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त वापस न बहे, जिससे स्टेथोस्कोप से सुनाई देने वाली वह क्लासिक लुब-डब ध्वनि बनती है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम एसआई नोड पेसमेकर, एवी नोड और परकिंजे फाइबर्स को 0.2 सेकंड के चक्र में ट्रिगर करता है। यौगिक एथलीट्स इस दर को और भी कम कर सकते हैं। रक्त और रक्त वाहिकाएं परिवहन के राजमार्ग नेटवर्क की तरह काम करती हैं। 5 लीटर रक्त कोशिकाएं प्लाज्मा की नदी में तैरती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ले जाती है। सफेद रक्त कोशिकाएं हमारी प्रतिरक्षा सेना है। प्लेटलेट्स थक्का बनाने वाली टीम है। धमनियां मोटी और पेशीय होती हैं ताकि उच्च दबाव सह सकें। शिराएं पतली और वाल्व युक्त होती हैं। केशिकाएं वही हैं जहां आदान प्रदान होता है। ये केवल एक कोशिका मोटी होती है। हमारे पास दोहरा सर्किट है। फेफड़ों में गैस के आदान प्रदान के लिए पल्मोनरी और पूरे शरीर में पोषक तत्व पहुंचाने व अपशिष्ट हटाने के लिए सिस्टमिक। नियमन और स्वास्थ्य बैरो रिसेप्टर्स आपकी दर को समायोजित करते हैं। व्यायाम हृदय की आउटपुट को 5 से 25 लीटर प्रति मिनट तक बढ़ा सकता है। एनीमिया और उच्च रक्तचाप से सावधान रहें। ओमेगा 3 लें, नसें पंप करने हेतु 30 मिनट टहलें और सालाना बीपी चेक कराएं।
हृदय जीवन भर में 200 मिलियन लीटर रक्त पंप करता है। अपने विचारों को रक्त की तरह तेजी से फैलाए। चरण 5 जीवन प्रदान करता है। अब अगला उत्सर्जन सफाई करता है। फिर से स्वागत है विद्यार्थियों। आज हमें बहुत कुछ कवर करना है। हम मानव शरीर में गहराई से उतरेंगे, पाचन, श्वसन और कुछ रोचक प्रयोगों का अन्वेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए भोजन की यात्रा को ट्रेस करते हैं। ये एक लंबा रास्ता है जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। यह बुक्कल कैविटी या मुंह से शुरू होता है और गुदा पर समाप्त होता है। मुंह से भोजन इसोफेगस या फूड पाइप से नीचे जाता है। यह नली आपके मुंह को आपके पेट से जोड़ती है और मांसपेशियों की हरकतों से भोजन को नीचे धकेलती है। इसके बाद यह पाचन के लिए पेट में जाता है, फिर छोटी आंत में पहुंचता है जहां पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। अंत में अपशिष्ट बड़ी आंत में जाता है और गुदा के माध्यम से बाहर निकलता है। अब चलिए स्टार्च के लिए आयोडीन परीक्षण को देखते हैं। हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, A, B और C। इससे हमें समझने में मदद मिलती है कि हमारे मुंह में पाचन कैसे काम करता है। टेस्ट ट्यूब A में साहिल ने एक टुकड़ा चपाती डाला। जब आयोडीन डाला गया तो वह नीला काला हो गया। यह पुष्टि करता है कि चपाती में स्टार्च होता है। लेकिन ट्यूब B को देखिए, नेहा ने उसमें चबाई हुई चपाती डाली थी। रंग नीला काला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में लार स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देती है। अंत में संतुष्टि ने ट्यूब C में उबला हुआ आलू डाला। वह भी नीला काला हो गया, जिससे यह साबित होता है कि आलू में भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है। अब चलिए सांस लेने के विषय पर बात करते हैं। क्या आपने डायाफ्राम के बारे में सुना है? यह श्वसन में सहायक मुख्य मांसपेशी है। सांस लेते समय डायाफ्राम नीचे झुकता है और फेफड़ों में हवा भर जाती है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो यह ऊपर की ओर उठता है और हवा को बाहर निकालता है। हमारी श्वसन प्रणाली के कुछ खास कार्य होते हैं। नाक के छिद्र ताज़ा हवा अंदर लेते हैं। नाक की नलियों में छोटे छोटे बाल और बलगम होते हैं जो धूल और गंदगी को रोकते हैं और हवा को साफ रखते हैं। विंड पाइप वह रास्ता है जिससे हवा हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे थैले, जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है, वहीं पर गैसों का आदान प्रदान वास्तव में होता है। संदीप ने एक शानदार सवाल पूछा, क्या सांस लेना और श्वसन एक ही चीज है? यह आमतौर पर भ्रमित करने वाली बात है, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। सांस लेना केवल फेफड़ों में हवा को अंदर बाहर करने की शारीरिक क्रिया है। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं के अंदर होती है, जिसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा छोड़ती है। तनु ने सही कहा कि हम ओनेक्सीजन से भरपूर हवा अंदर लेते हैं, न कि केवल शुद्ध ओनेक्सीजन। हमारे चारों ओर की हवा एक मिश्रण है जिसमें लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, और जब हम धूल भरी हवा में सांस लेते हैं तो हमें छींक आती है। यह हमारे शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिससे वे परेशान करने वाले बाहरी कण जो हमारी नाक में फंस जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अनुषा ने दौड़ने के बाद पारिधि की तुलना में तेज सांस क्यों ली? शरीर को ज्यादा ऊर्जा चाहिए थी, इसलिए ग्लूकोज तोड़ने हेतु अधिक ऑक्सीजन की जरूरत थी। यादव ने लार द्वारा स्टार्च टूटना और रक्षिता ने सांस की हवा में 4-5% कार्बन डाइऑक्साइड होना सिद्ध किया। आज की जीव विज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है। इन बातों को याद रखें और शरीर की कार्य प्रणाली के प्रति जिज्ञासु रहें। फिर मिलेंगे।